Good afternoon, students. This is C. Sachin Loya from चार्टल गुरु। और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं और वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कौन से टाइप की इलास्टिसिटी कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी और कब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कब ग्रेटर देन 1 रहेगी, कब लेस देन 1 रहेगी। तो ये सारे पॉइंट हम आज के इस पार्ट में कवर कर रहे हैं। अराउंड 20 to 25 मिनट्स का ये पार्ट है और इसमें आपको जो सारा इलास्टिसिटी के सारे पॉइंट्स इसमें कवर होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आप 1 से 2 क्वेश्चन इस पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और आप इसको सुनो, एक बार आप इसको देखोगे तो आपको सारे आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, ये आपको लिखना है तो आप लिख भी लो। हाँ, मैं लिखने को समय दूंगा, अभी मैं जब सिखा रहा हूँ तब मत लिखना, बट बाद में आप बोलो, मैं आपको इसका समय दूंगा लिखने के लिए, या एक फ़ोटो भेज दूंगा तुरंत आपको व्हाट्सएप पे, बाद में लिखना। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, यूजुअली पॉजिटिव पहला पॉइंट है। प्राइस इलास्टिसिटी इज यूजुअली निगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी इज यूजुअली पॉजिटिव। नाउ व्हाट अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी? यूजुअली क्या? मैं 3 से 4 पॉइंट में ये सारा समझाता हूं, हर एक के 3 4 पॉइंट लिख के दूंगा। प्राइस इलास्टिसिटी इज यूजुअली नेगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी इज यूजुअली पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में क्या लिखोगे? पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा, 0 फॉर अनरिलेटेड गुड्स। ऐसे 3 है, वो एक नहीं है। सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होती है और असंबंधित चीज़ों में 0 होती है। अनरिलेटेड गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लो अनरिलेटेड गुड्स मतलब क्या? जैसे मान लो मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया, तो मोबाइल का रिचार्ज महंगे होने से ट्रैवलिंग की डिमांड क्या होगी? फ्लाइट्स के टिकट कम बिकेंगे या ज़्यादा बिकेंगे? बोले उसमें क्या संबंध है? हाँ, तो ये तो हो गए। ठीक है, वो इनफाइनाइट वाला पॉइंट भी देखते हैं। ये तो हो गया कि पॉजिटिव निगेटिव कब कब होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी यूजुअली निगेटिव होती है, पर अब ये तो ठीक है, हो गया। नाउ ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स में वो मोर देन 1 होती है। लेस देन 1 इन केस ऑफ नेसेसरीज। ये क्या पॉइंट है जरा बताना आप? ऐसा क्यों है कि लग्जरियस में वो ग्रेटर देन 1 है और नेसेसरीज में लेस देन 1 है? इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बताना। You tell me the logic for this. Why is it greater than 1 for luxurious goods and why is it that it is less than 1 in case of necessaries? और वही पॉइंट यहां पे भी आता है, ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ luxurious goods
and less than 1 in case of necessaries. इवन जीरो भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ लोग इसको जीरो भी बोल सकते हैं। सब लोग लिख रहे हैं के साथ में? लिखो मत, लिखने को मैं समय दूंगा, आप पहले समझ लो। मैं लिखने के लिए समय दूंगा ना आपको, हम 5 मिनट रुकेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तेजस बोल रहा है लग्जरियस में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन तो हर जगह है। तेजस शेड़के ने जो बोला है वो कुछ तो कंफ्यूजन है भाई, मुझे नहीं समझा क्या बोलना चाहता है। डायरेक्ट यहां तो रिलेशन इनवर्स होता है ना, और यहां पे डायरेक्ट होता है, तो ये रिलेशन नहीं है। ओके ओके, चलो काफी लोगों को समझा है, फिर भी मैं एक बार समझाता हूं। देखो, वाई लग्जरियस गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 क्यों होती है? हाँ, आप अभी समझ लो। देखो, लॉ ऑफ डिमांड तो लग्जरियस को लागू होता है। अगर आपको अभी कुछ कुछ लोग क्या, हाँ, आर्यन बोल रहा है कि लग्जरियस हाई प्राइस पे लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप लग्जरियस को प्रेस्टिजियस से मत कंफ्यूज करो। काफी लोगों को अभी भी लग्जरियस और प्रेस्टिजियस एक जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। लग्जरियस इज नॉट प्रेस्टिजियस। लग्जरियस मतलब महंगी चीजें नहीं, या महंगी तो ठीक है, महंगी बोल सकते हैं, बट लग्जरियस माने प्रेस्टिजियस नहीं। आप ये समझ लो। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं जो शायद आपको, आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर कर देगा चीजों को। क्या है वो पॉइंट? लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू प्रेस्टिजियस गुड्स। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? लॉ ऑफ डिमांड लग्जरी प्रेस्टिजियस गुड्स को अप्लाई नहीं होता। चलो अभी आज हम थोड़ा इसी पे फोकस करेंगे। ये सारा आपको लग्जरियस क्या है, प्रेस्टिजियस क्या है, नेसेसरीज क्या है, ये सभी फोकस करेंगे। मुझे बताओ, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू प्रेस्टिजियस गुड्स, क्या ये सही है? यस बोले, ये 100% सही है। मतलब क्या? प्रेस्टिजियस गुड्स महंगे भी हो जाए तो लोग उसको खरीदते ही है ना। प्रेस्टिजियस के एग्जाम्पल्स क्या है? डायमंड्स। कल मान लो डायमंड महंगे हो जाए तो लोग खरीदना बंद कर देंगे क्या? बोले नहीं, डायमंड तो लोग खरीदते ही रहते हैं। लोगों को वो इसीलिए खरीदने हैं क्योंकि महंगे हैं। सस्ते होंगे तो उनको कौन खरीदेगा? ठीक है, सही है ये। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? BMW की कार। महंगी महंगी गाड़ियां। और इसके उदाहरण क्या है? जो जो आलिशान महल हवेली होते हैं ना, बंगले, जो बड़े बड़े बंगले होते, 5-5 10-10 एकड़ में बड़े, पॉलिटिशियंस लोगों के बड़े बड़े बंगलोज, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज हाउसेस। ये सारी चीजें कौन लोग खरीद पाते हैं भला? इसको खरीदने वाले लोग कौन है जरा बताना। बोले इसको बहुत कम लोग खरीदते हैं। कौन लोग खरीद सकते हैं? फिल्म एक्टर्स होते हैं जो ये चीजें लेते हैं। अभी वैसे BMW की कार तो और भी लोग ले सकते हैं, बट फिर भी ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत रिच क्लास ही लेता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब आप मुझे ये बताओ, ये सही है क्या? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू लग्जरियस गुड्स, क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि कुछ लोगों को अभी दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। और लग्जरियस के एग्जाम्पल भी ले लो भाई। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लग्जरियस गुड्स?
लग्जरियस गुड्स के आज के ज़माने में औरंगाबाद में अगर देखा जाए तो एक अच्छा 3 BHK का फ्लैट ये लग्जरियस है। और क्या लग्जरियस है? एक महंगी वाली गाड़ी Hyundai क्रेटा, क्रेटा सुनी है ना सबने, ये लग्जरियस है। और क्या हो सकता है लग्जरियस? एक अच्छा सा 20-25 हज़ार का स्मार्टफोन जिसकी प्राइस 20,000 है, ठीक है। ये सारे लग्जरियस गुड्स है। हाँ, आईफोन को भी लग्जरियस बोल सकते हैं। आईफोन को प्रेस्टिजियस नहीं बोलेंगे, लग्जरियस बोलेंगे, ठीक है। नाउ मुझे एक बात बताओ, इनको लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा कि नहीं होगा? बोले इसको 100% लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। क्यों? तो बोले ये चीज़ें अगर सस्ती हो जाए तो इनकी डिमांड तुरंत बढ़ना शुरू हो जाती है। आप इमेजिन करो Hyundai क्रेटा सस्ती हो जाए तो क्या होगा? बहुत बिकेगी, कॉमन लोग लेना शुरू कर देंगे। अभी सभी लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो बजट में नहीं है। थोड़ा अगर सस्ता हो जाए तो बजट में आ जाएगा ना। औरंगाबाद में मान लो जब क्रेटा की कीमत 15 लाख है अप्रोक्सीमेटली, तो औरंगाबाद में हर महीने 100 गाड़ियां बिकती है, मान लो 100 कार्स बिकती है। यही क्रेटा अगर 15 लाख से 10 लाख हो गई ना, तो औरंगाबाद में रोज की 500 गाड़ियां बिकेगी। लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हुआ क्या? कीमत घटी तो लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा उल्टा सबसे ज्यादा अगर लॉ ऑफ डिमांड किसी को लागू होता है तो लग्जरियस को लागू होता है, चावल गेहूं को नहीं लागू होता। कारें ज्यादा बिकेंगी। तुमको क्या लगता है चावल सस्ते हो जाए तो लोग ज्यादा खाएंगे? गेहूं सस्ते हो जाए तो लोग ज्यादा खाएंगे? नहीं, लोग ज्यादा लग्जरियस चीजें लेंगे, कंफर्ट्स की चीजें लेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? तो लॉ ऑफ डिमांड अगर सबसे ज्यादा कहीं अप्लाई होता है तो वो लग्जरियस चीजों को अप्लाई होता है। ज्यादा अप्लाई होता है मतलब क्या? उनकी थोड़ी सी भी प्राइस घटी, जैसे मान लो क्रेटा 15 लाख से 10 लाख पे हो गई, तो क्रेटा की प्राइस कितनी घटी? 33.1/3% घटी क्रेटा की प्राइस। तो क्रेटा की डिमांड कितनी हो गई? 500% हो गई, मतलब 400% बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अ स्मॉल चेंज इज कॉजिंग वेरी बिग चेंज। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, 15 लाख से 10 लाख होगा तो 500 कार कैसे खरीदेंगे? बोले लोग वैसे भी कार खरीद रहे हैं 10 लाख की, कोई ना कोई, उनको क्रेटा ही खरीदनी है। मिथिल का पता नहीं क्या कहना है। देखो 15 लाख पे 100 ही गाड़ियां लेते थे, 10 लाख पे 500 गाड़ियां बिक रही है। तुम बोलोगे सर इतने कस्टमर कहां से आ गए? अरे बोले जो लोग आज तक 9-10 लाख की गाड़ी लेते थे, क्या उनको क्रेटा नहीं लेनी थी? लेनी थी। फिर क्यों नहीं ले रहे थे? अरे बोले उनके बजट में नहीं थी। तो जो लोग कल तक दूसरी गाड़ी लेते थे 10 लाख के रेंज की, वो सारे के सारे क्रेटा पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रेटा बेहतर गाड़ी है उससे। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है। और इसी का मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये 30% चेंज को 400% चेंज, इसको बोलते हैं ई इज ग्रेटर देन 1। समझा? तो लग्जरियस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब ही वहां पे थोड़ा सा प्राइस चेंज बहुत सारी डिमांड चेंज कराता है। समझा सबको? दूसरा उदाहरण ले लो लग्जरियस गुड्स का ही। मान लो एसी को आज भी हम लग्जरियस बोलेंगे ना, इंडिया में कॉमन हुई कि एसी? अभी तक नहीं हुई ना। एसी ले लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे यहाँ की बिजली गई है, बट फिर भी इन्वर्टर पे सारा सेटअप काम कर रहा है, तो होप ये काम करता रहेगा थोड़ी देर और भी, ठीक है। तो एसी का उदाहरण लेते हैं। मान लो आज अच्छा एसी 30,000 में मिलता है, तो एसी की प्राइस 30,000 है, तो डिमांड कितनी है एसी की? बोले 100 यूनिट बिकते हैं हर महीने को, एक महीने के 30,000 प्राइस पे 100 यूनिट बिक रहे हैं। अब मान लो ये जो 30,000 का एसी है ये 50,000 में हो गया, तो क्या होगा? कुछ तो लोग बोलेंगे जाने दे यार, एसी के बिना भी काम चलता है, एसी नहीं भी रहा तो भी काम चलता है। तो जो लोग 30,000 में एसी खरीदने को तैयार थे, वो 50,000 में नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे चलो कूलर से काम चलाते हैं। तो एसी की डिमांड सीधा 20 यूनिट हो गई। क्यों? तो बहुत सारे लोगों के लिए 20,000 मैटर करते हैं भाई। इंडिया का ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा है जिनका इनकम ग्रुप कम है? तो ये डिमांड
प्राइस कितनी बढ़ी? बोले प्राइस बढ़ी 40% अप्रोक्सीमेटली। डिमांड कितनी कम हो गई? बोले 80% से कम हो गई सीधा। तो ये ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है कि कम इंपैक्ट आ रहा है? बोले ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, मतलब ई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हुआ लग्जरियस का। अब प्रेस्टिजियस में क्या होगा हम देखते हैं। प्रेस्टिजियस में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा, ऐसा बुक्स में तो बोला है कम से कम। जैसे मान लो डायमंड्स का उदाहरण लेते हैं, फिर नेसेसरीज में भी आएंगे। डायमंड्स की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड देखते हैं। जब डायमंड 1 लाख रुपए का 1 कैरेट आता है तो 200 डायमंड बिकते हैं। जैसे डायमंड 1.25 लाख रुपए कैरेट हो गया, फिर भी 200 ही बिकेंगे। क्यों? अब ये इमेजिनरी है, आप रियलिस्टिक में तुम बोलोगे सर कुछ तो लोग होंगे ना जो नहीं लेंगे, तो थोड़ा बहुत तो मुझे तो लगता है ये गलत है। बुक में ऐसा, बट बुक में यही दिया है। बुक में बोला है डायमंड महंगे हो या सस्ते लोग खरीदते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ई 0 है, डिमांड पे कोई परिणाम ही नहीं हुआ। बट ऐसा क्यों हुआ? डायमंड महंगे होने पर भी उसकी डिमांड घटी क्यों नहीं? बोले वैसे भी डायमंड लेने वाला क्लास कौन सा है? थोड़े तो लोग हैं जो डायमंड लेते हैं, और वो जो थोड़े लोग डायमंड लेते हैं उनके लिए पैसों का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो लाख रुपए दे सकते तो 1.25 लाख भी दे सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है 25,000 से? वैसे भी उनके पास पैसे ज्यादा पड़े हैं, इसलिए तो डायमंड लेते हैं। कुछ हद तक तो ये सही है, कुछ हद तक गलत भी है। कुछ कॉमन, कुछ मिडिल इनकम ग्रुप वाले भी डायमंड ले लेते हैं, वो लोग शायद हट जाए पीछे, वो लोग ना ले। सो डायमंड को लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हो रहा है। डिमांड ऑफ डायमंड इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स प्राइस, दैट इज व्हाई प्रेस्टिजियस गुड्स आर केप्ट एज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। अब हम नेसेसिटीज पे आते हैं। नेसेसिटीज की ई कितनी होगी वो देखते हैं। अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रेस्टिजियस में ई 0 हो सकती है, लग्जरियस में ई ग्रेटर देन 1 होगी। अब देखते हैं नेसेसिटीज में ई कितनी होगी। जैसे मान लो हम गेहूं का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 25 रुपए किलो थी तो औरंगाबाद में रोज के 200 किलो गेहूं बिकते थे। मान लो 200 तो बहुत कम है, ज्यादा बिक रहे होंगे, बट अप्रोक्सीमेटली। जैसे गेहूं 30 रुपए किलो हो गए, या मान लो गेहूं 30 रुपए किलो हो गए, या फिर मैं इसको दूसरा उदाहरण लेता हूं। जैसे गेहूं पहले 20 रुपए किलो थे तो 200 किलो बिकते थे। जैसे 30 रुपए किलो हो गए तो गेहूं की डिमांड घट गई। कितनी घटी? बोले थोड़ी घटी। थोड़ी क्यों? अब बोले गेहूं जरूरी है, महंगी भी हो गए तो लोग गेहूं की चपाती तो खाएंगे ही। नहीं, बोले कुछ लोग तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, बोले थोड़े से लोग चेंज होंगे, बोले कितने लोग चेंज हुए? तो बोले 180 बच गया। तो आप देखो प्राइस कितनी बढ़ी? 50%। डिमांड कितनी कम हुई? 10%। तो रिस्पांस कम आ रहा है कि ज्यादा? बोले कम आ रहा है। तो नेसेसिटीज में इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी। पॉइंट समझ में आए सारे? और ये सारा जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ये ऐसे एक्सप्लेन करके प्रूव करना होता है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेने का। ये 100% ट्रू नहीं होता है। दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कंडीशनली ट्रू होता है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज ट्रू ओनली इफ द योर अजम्पशंस आर करेक्ट। तो हमने कुछ तो अजम्पशन किए हैं। ठीक है, 2-4 लोग ही यस सर बोल रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, कम बैक टू दिस चार्ट विच वी वर स्टडिंग। तो अभी मैं क्या कह रहा था? ये चार्ट बहुत काम का है। ठीक है, मैं ये लिखा रहा था चार्ट आपको। लेस देन 1 इन केस ऑफ नेसेसरीज, ये हो गया। और इनकम का भी वैसे परिणाम होता है, लग्जरियस पे और नेसेसरीज पे इनकम का भी वही परिणाम होता है। जब लोगों का इनकम बढ़ जाए,
मान लो मेरी सैलरी डबल हो गई, तो मैं ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें खरीदूंगा या ज़्यादा नेसेसरीज? बढ़े हुए पैसे कहाँ खर्च करूंगा, लग्जरियस पे या नेसेसरीज पे? ऑब्वियसली लग्जरियस पे। मतलब इनकम बढ़ने का और कम होने का परिणाम लग्जरियस पे ज़्यादा आएगा, नेसेसरीज पे नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। ठीक है, नाउ ये सब हो गया। Now price elasticity is greater than 1 in case of luxurious, less than 1 in case of necessaries, usually negative. But अब ये तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सॉरी ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ये कब है? नहीं, लिखने को मैं समय दूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ पॉइंट, लिखने को मैं समय दूंगा, अभी इसके एक्सेप्शन वगैरह आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। इसका या इसका एक्सेप्शन क्या है? इंफीरियर गुड्स, सॉरी इंफीरियर नहीं, यहां हम गिफन बोलते हैं, और उधर इनकम में इसको हम प्राइस में गिफन गुड्स एक्सेप्शन। तो इन केस ऑफ गिफन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी इज, लिखो मत, समझ के लो, ये बहुत काम का है, इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो गिफन गुड्स ये है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का भी एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी दोनों भी एक ही विषय पे बात करते हैं, इफेक्ट इंपैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑन डिमांड। तो ये एक्सेप्शन समझ में आया सबको इसका? किसका? प्राइस का। अब इनकम का एक्सेप्शन देखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी का। इसका एक्सेप्शन क्या है? इंफीरियर गुड्स। अब ये ऑलमोस्ट इंफीरियर गुड्स और लग्जरियस गुड्स एक ही चीज होते हैं, थोड़ा सा चेंज है वो ये गिफन गुड्स कभी कभी बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते हैं। तो क्या है एक्सेप्शन? क्या है? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज निगेटिव। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन समझ में आया सबको? अब तुम बोलोगे सर यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो बोले ये ऊपर वाले को एक्सेप्शन है ना, ये इसको एक्सेप्शन है, यहाँ निगेटिव था तो ये पॉजिटिव आया, एक्सेप्शन है, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव आया, इसलिए एक्सेप्शन में डाला है मैंने। समझा सबको? अब मैं लास्ट वाला बताता हूं, फिर आपको लिखने को समय दूंगा। यहां तक समझा सबको? मुझे कमेंट करके बताओ ना। थियरी सब्जेक्ट में मुझे कमेंट की बहुत जरूरत होता है, ये समझने के लिए कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक और पॉइंट रह गया, वो ये है in case of perfect substitutes it is positive and infinite। ठीक है, और लास्ट इसका भी एक एक्सेप्शन है, समटाइम्स unrelated goods may have negative cross elasticity due to इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। ठीक है, ये एक्सेप्शन एक बार फिर से बताता हूँ मैं, आखिरी वाला कल मैंने एंड में लिया था तो शायद आपको समझा नहीं होगा इतना, इसलिए अब देखो हमने ये पढ़ा था कि अनरिलेटेड गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी
हाँ, इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं आखिरी वाले का। अनरिलेटेड गुड्स में इन क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है, ये हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं प्राइस ऑफ सिनेमा या प्राइस ऑफ लेट्स से वेजिटेबल्स एंड डिमांड फॉर सिनेमा, मतलब थिएटर, मूवी देखने का डिमांड। अब वैसे देखा जाए तो इनमें कोई संबंध है क्या, बताओ? असंबंधित है ना। कोई बोलेगा सर इसमें क्या संबंध है, जैसे मैं कहूँ वेजिटेबल 40 रुपए किलो बिकते हैं तो लोग हफ्ते में 2 बार मूवी को जाते हैं। जैसे वेजिटेबल 80 रुपए किलो हो गए, जैसे वेजिटेबल 80 रुपए किलो हो गए, तो बताओ सिनेमा पे कोई क्या फर्क पड़ेगा? सिनेमा लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अब बोले उसमें क्या संबंध है सब्जी का, सिनेमा के वो सब्सिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो मेरा तो मानना है 2 ही रहेगा। और अगर ऐसा रहता है तो व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी? बोले क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो, दे आर अनरिलेटेड ना। पर ये एक्सेप्शन क्या है मैं बताता हूं, आप मुझे बताओ ऐसा सही है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो सही है क्या? जीरो सही है क्या? या कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है? बताओ जरा मुझे कमेंट करके। लास्ट 5-10 मिनट्स, लास्ट 5 to 10 मिनट्स। आर्यन बोल रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की वजह से। हाँ, वो बजट पे इसका परिणाम होता है ना भाई कभी कभी। वैसे तो जीरो रहती है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, वो वेजिटेबल महंगा होने से बजट बिगड़ जाता है, और बजट बिगड़ने से वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो वेजिटेबल अगर 80 रुपए किलो भी हुए तो खाने तो पड़ेंगे, फिर वेजिटेबल पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और वेजिटेबल पे बढ़ा हुआ खर्चा कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लोगों ने सिनेमा का एक टाइम कम कर दिया, हफ्ते में 2 बार मूवी देखते थे, अब एक ही बार देख रहे हैं। तो परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कंपोजिशन ऑफ बजट बोल सकते हैं। इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ इनकम पे पड़ेगा, बजट पे पड़ेगा। तो ये जो संबंध है, असंबंधित चीजों का ये जो संबंध है, इसको एक्सेप्शन में लिखा है मैंने। और इस केस में अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालोगे तो निगेटिव आएगी। हाँ, इसमें निगेटिव क्यों आएगी? तो वेजिटेबल महंगा होने से सिनेमा के टिकट कम हुए हैं, तो यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप पाया गया, इसलिए निगेटिव आएगी। इसको इन लोगों ने कौन से शब्द अपनाए, इसको कैसे समझाया? इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, इन शब्दों से इसको एक्सप्लेन किया है।